साथ मैं अदिति त्यागी हूँ। रात के 8 बजने वाले हैं और जी न्यूज़ पर ये वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। और आज बात होगी आतंकवाद पर, तो जाएगी आतंकिस्तान तक। जिस मुल्क में आतंकियों की बाकायदा खेती की जाती हो, उन्हें पाला पोसा जाता हो, खाद पानी देकर बड़ा किया जाता हो, अब आप उन्हें आतंकवाद का एपिसेंटर ना कहें तो फिर क्या कहें। जहां आतंकी खुले घूमते हो, जहां आतंकियों की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री चलती हो, जहां दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकी आराम फरमाते हो और वहां की सरकार इन आतंकियों से छिप छिप के मिलती हो, ऐसे मुल्क को आतंकवाद का एपिसेंटर ना कहें तो फिर किसे कहें। अभी तक मैंने उस देश का नाम नहीं लिया, लेकिन दर्शक यानी आप और इस डिबेट के पैनल में बैठे गेस्ट समझ गए होंगे कि बात किसकी हो रही है। बस ऐसा ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रिया दौरे पे किया और पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने खोल दिया। ऑस्ट्रिया में एक इंटरव्यू के दौरान आतंकवाद पर चर्चा हुई तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान की आतंकी कुंडली के सारे पन्ने उलट कर रख दिए। आतंक के कुंडली के पन्ने पलटे तो एंकर ने टोकने की उन्हें कोशिश की कि आप पाकिस्तान को आतंकवाद का एपिसेंटर कैसे कह सकते हैं। तो एस जयशंकर ने जवाब दिया कि और क्या शब्द इस्तेमाल किया जाए, ये तो फिर भी छोटा शब्द है। अगर मैं एक राजनयिक हूं तो क्या सच बोलना छोड़ दूंगा। इसके बाद विदेश मंत्री ने पाकिस्तान का पूरा टेरर प्रोफाइल खोल दिया, बताया कि लादेन कहां छिपा था, यह भी बताया हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम कहां रहते हैं, उन पर कितना इनाम है, किसने रखा है और क्यों रखा गया है। यह भी बताया कि 26/11 के आतंकी कहां से आए थे, अजमल कसाब किस कंट्री का था, टेरर के ट्रेनिंग स्कूल कहां चलते हैं। और इसके बाद पश्चिमी देशों को उनके डबल स्टैंडर्ड यानी दोहरे रवैये पर भी धो दिया। जो बात प्रधानमंत्री मोदी वर्षों से कहते आए हैं कि गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म कुछ नहीं होता, टेररिज्म सिर्फ टेररिज्म होता है। यही एस जयशंकर ने भी कहा और पूछा कि कब तक टेरर को कैटेगरी में बांटा जाएगा। युद्ध की चिंता छोड़िए, युद्ध नहीं आतंक बड़ा खतरा है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से टीजर रिपोर्ट। We spoke at some length on the threats to international peace and security that is posed by terrorism. और कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ आरिफ अब्बासी हैं, पीटीआई के लीडर हैं, रजा मातक स्पोक्स पर्सन है पीपीपी के। हमारे साथ आपको अमजद अयूब मिर्ज़ा स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, पीओके में एक्टिविस्ट हैं, तारक फतेह कॉलमनिस्ट हैं, और हमारे साथ उज़मा कारदार हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। यहाँ पर उज़मा कारदार, आप ही से शुरू करूंगी सवाल जवाब का सिलसिला। और जैसे कि भारत के विदेश मंत्री ने कहा, अगर एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म को एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म नहीं कहा जाएगा, हालांकि उन्होंने ये भी कहा, ये तो मैं तो इससे भी ज्यादा हार्श वर्ड्स यूज कर सकता हूं, मैंने किए नहीं, लेकिन अगर आतंक के अड्डे को आतंक का अड्डा नहीं कहा जाएगा तो फिर क्या कहा जाएगा। देखिए जी, मुझे आप लोगों के साथ बहुत हमदर्दी है, इंडिया के साथ, और आपके जितने भी नेता हैं, लीडर्स हैं, वो इतना पैसा पानी की तरह बहाते हैं, वो इतनी पूरी दुनिया में लॉबिंग करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन फिर भी जब यूनाइटेड नेशंस के जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की जो रिपोर्ट आती है उसमें उन्हीं को टेररिस्ट करार दिया जाता है। और वहां पे ये हमें पता चलता है कि जितनी ह्यूमन एट्रोसिटीज और जितनी ह्यूमन वायलेशंस कश्मीर में हुई है वो किसी दुनिया के खित्ते में नहीं हुई है। और वहां पे एक दुनिया का सबसे बड़ा जेल बना के बैठे हुए हैं और टेरर फैलाया हुआ है हर तरफ। और इसी तरह से आपने वो बंगाल में नागालैंड देख लें, फिर आप ये देख लें अपना सिखों की तहरीक देख लें, तो ये हर जगह तो आप लोगों की इस तरह से तहरीकें चल रही हैं। और आप इंडिया खुद एक बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं ना अपनी फौज के थ्रू टेरर हर जगह उन्होंने फैलाया हुआ है। पाकिस्तान जो है वो तो शिकार है टेररिज्म का। आपने अभी देखा है कि हमारा एक कैप्टन फहद जो था 24 ईयर ओल्ड यंग कैप्टन, उसकी शहादत हुई। इतने हमारे सिपाहियों की ना सुने मेरी बात, सुने ध्यान से, आप ध्यान से सुने। आपने एक मिनट मैंने आपको बोलने दिया, आप सुनिए मेरी बात। पहले तो ये बताएं कौन सी ऐसी एजेंसी है, कौन सी ऐसी यूएन की बॉडी है
जिसने भारत को टेररिस्ट करार दिया है। ये मुझसे फैक्ट्स पे बात कीजिएगा। यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स कमीशन वॉच जो है, उनकी मैं रिपोर्ट की बात कर रही हूँ, 2018 की, 2019 की और 2020 की। आप वो खोल के मेहरबानी करके पढ़ लें। ना मैं मेहरबानी करके, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, मुझे पता है। उसी रिपोर्ट की बात कर रही है जिसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई गई है। और आप तो सिर्फ एक रिपोर्ट की बात कर रही हैं, मैं कई रिपोर्ट की बात करती हूँ। लेकिन आप ये बताएं, इंडिया एक टेररिस्ट स्टेट है, ये तो बता दें मुझे, कहाँ लिखा? अरे उज़्मा कारदान, मुझसे तथ्य पे बात करें तो आप मुझसे तथ्य पे बात करें। और जरा ये बताएं, आपको नागालैंड याद था? अरे सुनिए ना, अरे सुनिए, आप नहीं बता पाई कि किसी ने इंडिया के बारे में टेररिज्म शब्द का इस्तेमाल भी किया है? पहले तो आप ये समझ लीजिए। नहीं, सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए मेरी बात। और दूसरा मुझे ये बताएं, नागालैंड कहाँ है? एक सेकेंड, नागालैंड कहाँ है? कुलभूषण कौन था? कुलभूषण यादव। कुलभूषण कौन था? मैं आपको बता रही हूँ कुलभूषण कौन था। मैं बताऊं कुलभूषण जाधव कौन है? मैं बताऊं? नहीं, मैं बता दूं आपको ना। आप पूछ रही हैं तो जवाब नहीं सुनेंगी। सुन लीजिए, समझौता एक्सप्रेस में जो, अरे आप समझौता एक्सप्रेस में चली गई। अरे सुनिए, मुद्दे पर रहिए मेरे साथ। कुलभूषण जाधव पर जवाब तो सुन लीजिए। इसको कहते हैं गोल पोस्ट चेंज करना हर सेंटेंस में। मैडम लिसन टू मी प्लीज। जी फरमाएं। जी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सुना आपने? आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या किया? कोई डिनाई नहीं किया अभी तक। वो जो केस है वो, मैडम, वो जो पाकिस्तान के मुंह पे करारा तमाचा मारा ना आईसीजे ने, उसके बारे में पढ़िए। आपके लिए होमवर्क है, पढ़िए थोड़ा सा। बिल्कुल जल्दी से जवाब लीजिए। अब यहाँ पर जवाब लीजिए। तारिक फतेह लगातार मुस्कुरा रहे हैं। ये ऑलमोस्ट लाइक वो HMV रिकॉर्ड नहीं होता है, हिज मैजेस्टीज वर्क, वो they keep repeating the same nonsense and आईने में नहीं सुबह नहीं देख के आते कि दुनिया में लोग इनको क्या कह रहे हैं और ये खुद कैसे लग रहे हैं। ये इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर का कमाल ये है कि ही spoke the truth, और I am quite happy that he rebutted the questionnaire, और बड़े कड़वे अंदाज में, just because I'm a diplomat doesn't mean I don't have to speak the truth. It was quite stinging. बात सारी ये है कि there is no controversy कि पाकिस्तान is founded on basis of terror. अगर मैडम कारदार भूल गई हैं तो इनको 1971 ज्यादा दूर नहीं है जहां इन्होंने जेनोसाइड किया अपने ही देश के मुसलमानों पर, क्योंकि उनका रंग जरा काला था और उनको ये भूखा बंगाली कहती थी। 1 करोड़ मुसलमान को मार दिया। आजकल ये पश्तूनों और बलोचों के साथ क्या कर रही हैं उनको कोई पता नहीं है। दे आर ऑब्लिवियस, क्योंकि ये पढ़ते नहीं हैं। सारा मसला ये है कि पाकिस्तान में कोई किताब नहीं पढ़ता, कोई ना छपती भी नहीं है। ठीक, मैं इनिशियल कमेंट के लिए 1 मिनट दे रही हूँ तारिक फतेह, मैं आपको वापस मंच देती हूँ। हुमायूं सरफराज, यहाँ पर आपने सुना क्या कहा तारिक फतेह ने? उन्होंने जेनोसाइड भी याद दिला दिया। एस जयशंकर भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म को एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म नहीं कहा जाएगा और यूरोप अगर ये सोचेगा कि वो सांप सिर्फ भारत को डसेगा तो ये बहुत ही मायोपिक व्यू है। देखिए अदिति, मैं तो ये समझता हूं कि इस खिते को समझदारी से काम लेना होगा, और जो मसाइल हैं इस खिते के उन्हें पहले तो उन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और फिर उसके हल की तरफ जाना पड़ेगा। मुझे ये लगता है कि इस खिते को मिलकर इसका हल निकालना चाहिए। सारी दुनिया तरक्की कर रही है और ये खिता जो है ये अभी तक इन मसाइल में घिरा हुआ है, तो इसकी कुछ वजूहात हैं। ताली एक हाथ से नहीं बजती। इसमें मुझे लगता है कि ये एक मुश्तरका अमल है, इसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए हर सूरत में। और ये जो ब्लेम गेम है, एक दूसरे पे जो इल्जामात हम लगाते हैं, मुझे लगता है कि इनसे निकल के कुछ तरक्की की राहों की तरफ हमें निकलना चाहिए, और जो इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं इस खिते के अंदर उन्हें ख़त्म करना चाहिए। और जो हेजमनी के जो
एक जो ख्यालात पाए जाते हैं हमारे इस खिते में, उन्हें भी रोकने की जरूरत है। देखें, हेजेमनी से आज तक किसी को या इस दुनिया में जिन मुल्कों ने कोशिश की है उन्होंने दूसरे मुल्कों को नुकसान ही पहुंचाया है। तो मैं तो फिर भी यही राय दूंगा कि इंडिया और पाकिस्तान को मिलकर बैठना चाहिए और इस खिते के मसाइल के ऊपर बात करनी चाहिए कि इनको किस तरह हल किया जा सकता है। लेकिन आप ये कह रहे हैं दोनों को बैठना चाहिए भी, आप ब्लेम गेम की बात कर रहे थे हुमायूं सरफराज। ब्लेम गेम क्या? ओसामा बिन लादेन आपके यहाँ, हाफिज सईद आपके यहाँ, अजमल कसाब आपके यहाँ से आया, जिन्होंने 26/11 का हमला भारत पर किया वो आपके यहाँ से आए, वो आपके यहाँ ट्रेन किए गए, उनके हैंडलर्स आपके यहाँ बैठे थे। ये ब्लेम गेम क्या है? अगर कोई मुझ पर हमला करेगा तो मैं कहूंगी ना ये मुझ पर हमला कर रहा है, मैं नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी। मेरी बात तो सुन लें आप। नहीं, मैं आपको आगे कमेंट करने का मौका दूंगी। आप ब्लेम गेम जैसे स्ट्रॉन्ग शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। मेजर जनरल के सेना, आप सुन रहे हैं यहाँ पर ये कह रहे हैं दोनों देशों को साथ बैठ के मामले सुलझाने चाहिए, लेकिन आतंकी असला, भारत के खिलाफ साजिशें, और उसके बाद बातचीत कैसे होगी? जय हिंद। जय हिंद सर। देखिए डॉक्टर जयशंकर ने जो आईना दिखाया है वो तो एक ये कोई आईना केवल आप आईना दिखाओ, और यूएन के पटल में जब इमरान खान खुद कहते हैं, और ये रिकॉर्डेड है, कि हमारे यहाँ 70,000 टेररिस्ट हैं, 30 से ज्यादा तंजीमें हैं, और ये यूएन के पटल में कहा है, इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर में जाके कहा है, और हाई ऑफिस से कहा है, हाई टेबल से कहा है, और ये डॉक्यूमेंटेड है। तो ये जो चीज आज हमारे जयशंकर साहब बता रहे हैं वो तो वही बता रहे हैं जो सच्चाई है, और उस सच्चाई के ऊपर में, और कल देखिए, कल आपको तो हैरानी होनी चाहिए जो हमारे पैनल में बैठे हैं, जो टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के 10,000, और ये पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कल कहा गया है, जो कि पैरेलल गवर्नमेंट खड़ा कर दिया है। ये कहते हैं ना बैड टेररिस्ट एंड गुड टेररिस्ट। अभी मैडम को सुन रहा था, कल की बात है, कल 3 बैठकें हो गई हैं, वो तो पूरा का पूरा उन्होंने नॉर्दर्न एंड साउदर्न रीजन डिक्लेयर कर दिया है, और पूरे गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिए। इससे पूरी विश्व के अंदर में ये चर्चाएं हैं। उस संदर्भ में जब बातचीत करते हैं हमारे डॉक्टर, जल्दी से कमेंट यहाँ पे आरिफ अब्बासी, और मैं वापस वही स्टेटमेंट जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर का है, जिसमें उन्होंने यूरोप को भी एक्सपोज किया और साथ ही पाकिस्तान को कितना काम करने की जरूरत है उस पर भी बहुत कुछ उन्होंने स्पष्ट कर दिया। देखें, हमें आपके जो प्राइम मिनिस्टर के बयान से या उनके जो बयानियां कोई लेना चाहती है, मैं पाकिस्तान की और आपको मौके की बात करूंगा। ये अभी जनरल साहब ने कहा कि कल पार्लियामेंट का पिछले हफ्ते कोई इजलास ही नहीं, इनके ऊपर गलत इतला है कि पार्लियामेंट ने डिक्लेयर कर दिया। पार्लियामेंट हमारा इजलास अब नहीं कर रहा है, इस वक्त पिछले 2 हफ्ते पहले हुआ था। उसके बाद जो आप बात कर रहे हैं कश्मीर के मुद्दे पे, तो देखें इसको आप लोग अक़वाम मुत्तहिदा में लेके गए थे, तो क्यों नहीं अक़वाम मुत्तहिदा में जो करारदाद है उसके मुताबिक इसका सोल्यूशन निकालते। पिछले 74 साल में वहाँ जो खून बहा, जिस तरह की वहाँ कश्मीरियों ने कुर्बानियां दी, जिस तरह इंडियन फौज ने कुचला उस तहरीक को, जो जुल्म और सितम ढाए गए, वो तो जर्मन नाजी की याद दिलाते हैं हमें। तो कितने खून और चूसेगी ये धरती, और कितने की आपकी फौज की प्यास कब बुझेगी कश्मीरियों के खून से। वहां जाए तो उनका विल पावर मुताबिक फैसला करे, आके खुद इरादियत जो वादा की आपने भी हमने भी उनको आके खुद इरादियत दे, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, हमारे साथ रहना चाहते हैं या इंडिपेंडेंट। बात सुनिए मेरी, पाकिस्तान की फौज की बात कर रहे थे और पीओके की बात कर रहे थे। आप फौज, इंडियन फौज, ना बताइए, इंडियन फौज में सुनिए, हमें अगर बोलते हैं तो सुनने की हिम्मत रखिए। गोल्डन टेम्पल गोल्डन टेम्पल कहाँ चलेगा? मैं आपसे वापस मुद्दे पर आई। गोल्डन टेम्पल छोड़ दीजिए, गोल्डन टेम्पल आप छोड़ दीजिए, कुछ भी बोलेंगे इनका ऑडियो डाउन कीजिए। पहले सुनिए मेरी बात सर, गोल्डन टेम्पल आपके बस की बात नहीं है, आप अलग बैठिए। गोल्डन टेम्पल से आपका कोई लेना देना नहीं है, ये बंद कीजिए। ये साजिशें, हर बार आपको करारा जवाब मिला है। आप कह रहे थे कश्मीर पे बात हो रही है, यहां कश्मीर पे बात नहीं हो रही है, आपको यही तो गलतफहमी हो जाती है। यहां आतंकवाद पर बात हो रही है,
और यहाँ किसकी बात हो रही है? पाकिस्तानी फौज की बात हो रही है, जिसे लेकर पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक नारे लगते हैं कि दहशतगर्दी के पीछे वर्दी है। उस फौज की बात हो रही है आरिफ अब्बासी, और आपको याद आती है भारतीय फौज। अब वो जो आपको उससे तकलीफ है भारतीय फौज से, मुझे पता है 1971 जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले तारिक फतेह ने किया था, अभी आपको सुनवा देती हूं। हमारे साथ अमजद अयूब मिर्जा है, इन्हें फौज से बहुत लगाव है, इंडिया की फौज से। इनकी अपनी फौज के क्या कारनामे और करतूते हैं, जरा इन्हें बताएंगे आप? जी, सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को नया साल मुबारक हो। ये साल पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की, पाकिस्तान की गुलामी का आखिरी साल है। हम इसी साल खुद पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान से आजाद करवाएंगे और भारत माता में शामिल करेंगे। ये मेरा वचन है आपके साथ, और आपके टीवी के माध्यम से पूरी कौम, भारतीय कौम के साथ मेरा ये वचन है कि दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल एंड द लास्ट ईयर ऑफ अवर ऑपरेशन एट द हैंड्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी। ये इन्होंने, आपके पैनलिस्ट ने कहा कि यूनाइटेड नेशन की करारदादों के मुताबिक इस मसले को हल करें, तो 75 साल से पीओजेके में हम कह रहे हैं कि करारदादों की पहली शिक यह है कि पाकिस्तान अपनी फौज निकाले। आज गिलगित बल्तिस्तान में तारीख की सबसे बड़ी बगावत हो चुकी है। 10 जनवरी को गिलगित शहर के ऊपर पूरे सारी अवाम डिसेंड हो रही है और उसके असरात अब पीओजेके में आ रहे हैं। दिस इज द लास्ट ईयर एंड आई एम ग्लैड एंड प्लीज टू अनाउंस that this is going to be the last year of भारत माता के साथ अलहदगी और जुदाई का ये आखिरी साल है। ठीक है, जल्दी से अब एक कमेंट आरिफ अब्बासी, इन्होंने बता दिया किसकी फौज की बात होनी चाहिए। ये साहब कि आजाद जम्मू और कश्मीर में बगावत और ये वो, इनसे सिर्फ मैं इतना करना चाहता हूँ कि हमने तो अभी 6 महीने 1.5 साल पहले वहाँ इलेक्शन कराए हैं, अभी महीना पहले वहाँ बलदियाती इलेक्शन हुए हैं। आप भी कश्मीर में ऐसी कोशिश करें, और जहां तक ये कह रहे हैं कि ये आखिरी साल है, वैसे ही इलेक्शन कराए हैं जैसे आपकी सरकारों के होते हैं, जैसे पपेट बैठा दिए जाते हैं कठपुतली प्रधानमंत्री की कुर्सी पर और उनके स्ट्रिंग्स खींचती है फौज। 10 के 10 जिलों में बलदियाती इलेक्शन हुए 1.5 साल पहले। वही कह रही हूँ ना, जैसे आपके यहाँ जमहूरियत रही है, जैसे आपके यहाँ जमहूरियत रही है, जुल्फिकार अली भुट्टो से लेके कहाँ तक गिनूं, परवेज मुशर्रफ तक गिनूं, जियाउल हक को गिनूं, याया खान, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, अभी तो इमरान खान भी वही कह रहे हैं कि उनको टारगेट कर रही है फौज। कहाँ लिस्ट, कहाँ पे थमेगी लिस्ट? ऐसे ही इलेक्शन। इसमें आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है। हमारे वरीड नहीं हो, आप अपने नेताओं को संभालें। मुझे कोई वरीड नहीं है, आप चिंता मत करें। आई एम नॉट वरीड एट ऑल। I live in the largest democracy. सुनिए ध्यान से, I live in the biggest democracy on the planet. तो मुझे वरी करने की जरूरत नहीं है, आप वरी कीजिए। अभी इलेक्शन का एग्जाम्पल दे रहे थे मुझे, मैंने तो बस आपको यही याद दिलाया कि लिस्ट कहां से शुरू की जाए। नहीं, आप मिसाल दें ना, जम्मू मकबूजा कश्मीर में आखिरी इलेक्शन कब हुए थे? गैर जानबदाराना इलेक्शन तो आप ग्रास रूट समझते हैं। चलिए आपके लिए मैं एक सवाल छोड़ रही हूँ, आप जरा सा पढ़ लें। आप थोड़ा सा एक सेकंड रुक जाए अमजद अयूब मिर्जा साहब, एक सेकंड रुक जाइए। सुनिए, इंडिया में ग्रास रूट्स पर तक इलेक्शन होते हैं, उस लेवल पर जमहूरियत। अब आप पढ़िए, आपके पास टाइम है, अब आप पढ़िए कि लोकल बॉडीज के इलेक्शन कब हुए थे जम्मू कश्मीर में। ये एक्सरसाइज आपके लिए अच्छी होगी, ये एक्सरसाइज आपके लिए अच्छी होगी। आप पढ़िए, थोड़ा सा पढ़िए। उस्मा खारदार, वापस जो एस जयशंकर ने कहा कि ये डिबेट कश्मीर पर नहीं, ये डिबेट आतंकवाद के जनक, फादर ऑफ टेररिज्म पाकिस्तान पर है। जनाब देखें, आपके फॉरेन मिनिस्टर को आईना तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने दिखाई दिया है। पूरी इंडिया जो है वो आंसू बहा रही है, वाह वेला मचा हुआ है, शोर मचा हुआ है। क्या जबरदस्त जवाब दिया था। उसामा बिन लादेन की आप हर वक्त गिरदान करते हैं ना, वो तो बेचारा अल्लाह ताला के पास चला गया। तो आपका बड़ा आतंकी आपके लिए बेचारे हैं, सबसे बड़ा नहीं, आतंकी आपके लिए बेचारे हैं, आतंकी आपके लिए बेचारे हैं। यही सोच है, इसीलिए मैंने कहा फादर ऑफ टेररिज्म, इसीलिए मैंने कहा फादर ऑफ टेररिज्म। ये बेचारा है, इनके लिए दुनिया का मोस्ट वांटेड बेचारा है। हाफिज सईद भी इनके लिए बेचारा बैठा हुआ है, और वो उसको वो पहला प्रधानमंत्री
आपके लिए या तो वो बेचारे हैं या वो साहब है, इसके आगे तो आप आतंकियों को कई नहीं पाते, टेररिस्ट हैं। लग गई थी, अमेरिका ने कहा कि हम टेररिस्ट को नहीं आने देंगे, अच्छा। हम उसको वीजा नहीं दे सकते। हमारे तो किसी और ग्रे लिस्ट में किसे डाल दिया? कभी ऐसे नहीं, एक सेकंड, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में कौन रहा? और जिस पर ब्लैक लिस्ट होने का खतरा था वो कौन था? देखिए, ब्लैक लिस्ट तो मोदी हुआ है और वो उसको आपके सामने है उसका एग्जाम्पल के वो अमेरिका में दाखिल ही नहीं हो सकता था। हमारे में से कोई ब्लैक लिस्ट नहीं हुआ, ना हमारा कोई हेड ऑफ स्टेट। आपकी तो कंट्री रही है ग्रे लिस्ट में मैडम, आपकी तो कमर तोड़कर रख दी। आपके प्रधानमंत्री कहते हैं मैं फोन कॉल करता हूं तो सामने वाला सोचता है पैसा मांगूंगा, ये आपके प्रधानमंत्री कहते हैं। ये आपके शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट बता रही हूँ आपको। और आपकी जो पुरानी पार्टी है पीटीआई, इमरान खान की पार्टी में थी ना उस्मा जी, इमरान खान की पार्टी में थी ना। इमरान खान क्या कहते हैं, भारत से सीखो, भारत से। रशिया के साथ भी संबंध रखता है, यूक्रेन से भी संबंध रखता है, अपनी सोवरेनिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। मैं आप सुनते नहीं अपने नेताओं को ही ना, अपने नेताओं को ही सुनते नहीं, कोई बात नहीं। तारीफ थी और किसने हमारे मुल्क के खिलाफ ये हमें 2 लाख किया था। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, के खिलाफ है ना, तो जाइए जरा ईस्ट पाकिस्तान लेके दिखाइए। आपका मुल्क तो बना ही वहां था ना बंगाल में, तो जरा जाइए कह के आइए ढाका में कि ये हमारा मुल्क है। इतने जूते पड़ेंगे कि मुक्ति बहानी फिर से याद आ जाएगी। जाइए जरा बलोचिस्तान में, वहां इलेक्शन करा के देखिए। जाइए जरा फ्रंटियर में, क्या आपने लूट मार मचाई हुई है। बेशरम लोग इकबाल के नाम के ऊपर मुल्क बनाया है, जिना जो सूअर के गोश्त खाने वाला इस्लाम का लीडर बन गया। कभी तो होश आएगा आपको, कितनी जनरेशंस लगेंगी कि आपको पता चलेगा कि यू वर यूज्ड बाय द ब्रिटिश। आप सिर्फ, आपका एक रोल था कोल्ड वॉर में आपका बफर स्टेट बनाने का। आपने इस्लाम को बेचा, आपने मुसलमानों को मारा, आपने जेनोसाइड किया, 47 में किया, 71 में किया, आज कर रहे हैं बलोचिस्तान और फ्रंटियर में। और शर्म नहीं आती क्योंकि आप उनको इंसान ही नहीं समझते। और जबान आपकी क्या है, आपके दुश्मन की हिंदुस्तान की उर्दू, वो लाद दी सिंधियों के ऊपर। अरे कभी होश तो करें कि क्या चाहते हैं आप लोग। अगर उर्दू ही रखनी थी तो क्यों ले आए, पार्टीशन कराया। शर्म आती अपनी मादरी जबान बोलते हुए। कुछ नहीं, सकाफत का हिसाब है, कोई जबान का नहीं। किताब नहीं छपती आपके यहाँ से। यू कैन नॉट पब्लिश अ बुक इन पाकिस्तान। पार्टीशन जो है ना वो हजम नहीं होती आप लोगों को, यही तो मुसीबत है आप लोगों की। इसीलिए ये इतना जो है आग में गोला रहते हैं आप हमें एक रियलिटी समझ के हमें एक्सेप्ट कर ले। पाकिस्तान जो है वो इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट है और टेररिस्ट की स्टेट पॉलिसी है। आप एक सॉवरेन स्टेट हैं and unfortunately that state is our neighbor, terrorism and its state policy is terrorism. रियलिटी चेक बहुत जरूरी है। हाँ, रियलिटी चेक तो जरूरी, बिल्कुल सही कहा आपने। Absolutely, I agree with you. Fully agree with you. नहीं सॉल्व कर सके हैं। अच्छा, हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप ये बताएं, आपके प्रधानमंत्री को ये क्यों कहना पड़ता है, किसी को कॉल करता हूँ, किसी से मिलता हूँ तो उसे लगता है बस अब कटोरा आगे कर देंगे, ये क्यों कहना पड़ता है उन्हें? देखिए, हमारी जो मुआशी प्रॉब्लम्स है ना वो हम खुद ही देख लेंगे, हम अपना मामला हाल लेंगे। आप अपने इकोनॉमी पे गौर करें। हम हमारी इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट, चिंता ना करें आप। हमारी इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट, चिंता ना करें आप, उसकी बिल्कुल चिंता ना करें आप। ना बिल्कुल चिंता ना करें आप, उसकी चिंता आप ना करें। आपसे जो सवाल है उसका जवाब दे दें मुझे। आप अपनी जो वहाँ पे इतनी आप गोला बारूद में पैसा क्यों लगाते हैं? आवाम को आशा दे दीजिए ना, आवाम को आटा दे दीजिए, आवाम को उम्मीदें दे दीजिए, आवाम के सपने पूरे कर लीजिए। मैं तो आपसे बस इतना कह रही हूँ। और आपकी आवाम खुशहाल रहेगी तो आतंकी कम भेजेंगे आप। हमारे 50% यूथ बल्ज है और हमारे पास कुदरती किसी को घड़ियां बेचनी पड़ रही हैं, किसी को कपड़े बेचने पड़ रहे हैं, किसी को गधे बेचने पड़ रहे हैं। अरे मैम, मैं यही कह रही हूँ ना, आतंक और आतंकियों में इन्वेस्टमेंट बंद कीजिए। जनरल सिन्हा, एग्रीकल्चर हमारा जबरदस्त बूम पे है। ओके मैम, करदार मैम, ओके।
हो गया मैम। एग्रीकल्चर का बूम में मैं ये टेररिज्म कहना चाह रही थी। देखिए अदिति, हाँ अदिति, अभी मैं सुन रहा था करदार ये मोहतरमा को सुन रहा था, वो कह रही थी कहाँ डॉक्टर जयशंकर का मिलाप कर रही थी, उनकी तुलना करनी बिलावल भुट्टो। हमारे यहाँ कहावत है अदिति, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ठीक है ना। बिलावल के मध्य में तो यही बातें आती हैं, कहाँ राजा भोज डॉक्टर जयशंकर, और वो क्या वो ऐना ओना नहीं दिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं इनके स्ट्रेटेजिक एसेट होते हैं। इनके स्ट्रेटेजिक एसेट में अभी जो कह रही थी मैम, उसमें उसामा बिन लादेन भी था। देखिए यूएन के टॉप जो लिस्ट है ग्लोबल टेररिस्ट के नाम, पाकिस्तानियों के नाम से 80% में पाकिस्तानियों के हैं इस टेरर लिस्ट में, जो पाकिस्तान की धरती से आते हैं। ये सच्चाई है। आप बोलती है ना डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंटेड है। 30 तंजीमें 30 और इसको मानते हैं, इमरान खान मानते हैं और सब मानते हैं इनके, क्योंकि यूएन के अंदर जाइए आप, लिस्ट टाइप कीजिए गूगल के अंदर, विच ऑल ऑर्गेनाइजेशन, ये छोड़ दीजिए लश्कर ए तैयबा जैसे मोहम्मद 30 और है ऐसी यादी थी। तो यहाँ जो यहाँ आराम से सुनिए मैडम आराम से सुनिए। द सो कॉल्ड बेचारा जो आपकी किताब में बेचारा दुनिया के वांटेड टेररिस्ट है, मैम सुन तो लीजिए, उन्हीं की जन्म कुंडली पढ़ रहे हैं। वो बता रहे हैं कितने बेचारे हैं कि पूरी दुनिया खौफ में है, इतने बेचारे हैं। जनरल सेना गूगल करें ना इसको, आप जरा देख लीजिए, यदि गूगल चलता है तब आप गूगल में चेक कर लें, मैं नहीं बताता, या मैं कर दूं अभी यहाँ करके दिखा दूं। हम नहीं डरते मौत से, आप अपने फिक्र करें अपने सिपाहियों की जो रोज वहां पे खुदकुशियों की हमें रिपोर्टें मिल रही हैं। अरे भाई पाकिस्तान खत्म हो गया, अब आप डरे तहरीके तालिबान पाकिस्तान से, कौन से सिपाहियों की चिंता है? एक तहरीके तालिबान पाकिस्तान को हमने रद्दुल क़िसास निकाल के बाहर फेंक दिया था। नेशनल कमेटी ऑन सिक्योरिटी की टीटीपी को बाहर फेंक दिया है, ये दावा कर रही है। टीटीपी को बाहर फेंक दिया है इन्होंने, और ये टेररिज्म के विक्टिम है। कल उन्होंने ओन कैबिनेट डिक्लेयर कर दिया आपके देश। ठीक है, जवाब ले लीजिए। अमजद अयूब मिर्जा पहले, उसके बाद तारिक फतेह। और मुझे बताया कि रजा अमार टर्क भी हमारे साथ है, उनका कमेंट बोलेंगे। देखिए बात ये है, ये क्या कौन सी फौज की बात कर रहे हैं? 2 महीने के अंदर टीटीपी को बाहर फेंक दिया इन्होंने निकाल के इनके देश में। देखिए 5000 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजियों ने पिछले 2 महीने में ऑफिसर्स ने जो है वो जीएचक्यू में अपने रेजिग्नेशन जमा कराए हैं। 35,000 इनकी ऑफिसर्स हैं, 5,000 ने इस्तीफे दे दिए हैं। वो बलूचिस्तान में जाकर लड़ना नहीं चाहते, वो तहरीक तालिबान के खिलाफ लड़ना नहीं चाहते। आर्मी की कोर कमांडर की मीटिंग में 75% ऑफ पर्क्स इनकी बंद कर दी हैं। कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल में रिटायर्ड फौजी अफसरों की फैमिलीज को दवाइयां देना बंद कर दी हैं, उनका इलाज करना बंद कर दिया है। उसके बाद जो ये परसों और कल और 2 दिन पहले जो नेशनल काउंसिल की मीटिंग हुई है, उस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में जब प्लान किया है गवर्नमेंट ने काउंटर टेररिज्म का, तो जनरल आसिम मुनीर जो आर्मी चीफ है उन्होंने कहा हमारे पास तो पैसे नहीं है, इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करें। 800 तालिबान जो है अफगानिस्तान के फौजी वो स्पिन बोल्डर पे बॉर्डर पे बैठ गए हैं। काबुल से कंधार जो है वो कॉन्वॉय जा रहे हैं अफगान मिलिट्री के। पाकिस्तान ने मंगला डैम से ड्रोन उठा के जो है पेशावर पहुंचा दिए हैं, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने गवर्नमेंट बना ली है। हम ये जो सारा सिनेरियो देख रहे हैं, इस पे हम बिल्कुल तैयारी में हैं, और हम इस साल पाकिस्तान से पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को आजाद कराने के लिए सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं, सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं, और ये होके रहेगा। पाकिस्तान आर्मी अब पाकिस्तान के अंदर ना तो बलोचों का मुकाबला कर सकती है, ना तहरीक तालिबान का मुकाबला कर सकती है। और हम यहाँ पे उस्मा जी आप बात सुनेंगी तो समझ पाएंगी। वैसे तो भारत आपको कई दफा समझाने की कोशिश, अरे मैम अरे भारत कई दफा आपके देश को पाकिस्तान को ये समझा चुका है कि घर में सांप नहीं पालना चाहिए, क्योंकि वो सांप एक दिन खुद को डस लेता है। 1000 दफा का होगा, लेकिन पाकिस्तान को ये बात समझ नहीं आती। उल्टे आप हेकड़ी बगाड़ते हैं। जब भी हेकड़ी दिखाते हैं तो भारत उसे 71 की वो पिक्चर दिखा देता है, जिसे देखते ही पाकिस्तान की बोलती बंद हो जाती है। मैम सुन तो लीजिए, तालिबान को याद कर रही थी ना, तालिबान ने भी आपको 71 ही याद दिलाया है। तालिबान भी आपको 71 ही याद दिला रहा है।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान में टेंशन है ना। हाल ही में पाकिस्तान के होम मिनिस्टर राना सनाउल्लाह ने जब डींग आकी थी कि जरूरत पड़ी तो अफगानिस्तान में घुसकर स्ट्राइक करेंगे, इस पर अफगानिस्तान ने क्या कहा था? तालिबान के लीडर अहमद यासिर ने पाकिस्तान को 71 के सरेंडर वाली पिक्चर दिखा दी थी और यह कहा था कि हिमाकत मत कर देना वरना वो हाल बनाएंगे जो 71 में भारत ने बनाया था। ट्वीट आपके स्क्रीन पर है और उन्होंने क्या लिखा था? पाकिस्तान के होम मिनिस्टर भूलिए मत, ये अफगानिस्तान है, ये वो अफगानिस्तान है जहां बड़ी बड़ी ताकतों की कब्रगाह बन गई। अफगानिस्तान पर फौजी हमले का सपना मत देखिए वरना अंजाम उतना ही शर्मनाक होगा जितना भारत के सामने हुआ था। रजा अमर, यहां पर एक कमेंट मैं आपका चाहती हूं। भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का कमेंट सुनकर आपके जो दूसरे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं बौखला गए, लेकिन भारत क्या गलत बात कह रहा है? भारत वही कह रहा है जो आपको 71 की जो शिकस्त थी वो याद रखनी चाहिए। उसी शिकस्त को आपका हर जो ओपोनेंट है वो आपको याद दिलाता है। रजा अमार, रजा अमार, आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आवाज आ रही है, आवाज बहुत कम आ रही है। अभी सुन पा रहे हैं आप मुझे? अभी बोलिए। जी सवाल यही है, एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म को एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए, क्योंकि भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी पूछा। जी अभी मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, मुझे आवाज आ रही है, बोलिए आप। अच्छा, एक तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। दूसरा, जब भी इंडिया से बात की जाती है तो हमेशा 71 की बात क्यों की जाती है ना? 99 की कर लेते हैं। 71 से हम जंप करके अब 2023 में आ गए हैं और इस वक्त हम दोनों जो हैं वो एटमी ताकतें हैं। सर्जिकल स्ट्राइक की भी कर लेते हैं बात, बालाकोट की कर लेते हैं। अब हमें 2023 की बात करनी चाहिए और अब हमें सिर्फ जंगों से निकल के फलाह बहबूद की तरफ भी आना चाहिए, हमें उसको भी देखना चाहिए। और जो एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म पाकिस्तान को कहा जा रहा है, तो जब भी पाकिस्तान में हमारे नॉर्दर्न एरियाज में, नॉर्थ वजीरिस्तान में, दूसरे इलाकों में जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किए तो उस ऑपरेशन के दौरान हमें जो वहां से शवाहिद मिले, तो उन शवाहिद को देखकर हम फिर क्या एज्यूम करें कि वहां पर इंडियन अद्वियात क्या कर रही होती हैं, वहां पर करेंसी क्या कर रही होती है, लिटरेचर क्या कर रहा होता है। तो ये चीजें किस बात का सबूत देती हैं? तो फिर एपिसेंटर इसका पाकिस्तान है। अब ये तो आपको एफएटीएफ को एक्सप्लेन करना चाहिए था, जिसने लंबे अरसे तक आपको ग्रे लिस्ट में रखा और ब्लैक लिस्ट करने जा रहा था। एक्सप्लेन नहीं कर पाए आप उन्हें। देखिए, फैटफ तो एक इंटरनेशनल चैप्टर है, उसने ग्रे लिस्ट में रखा, उसने ब्लैक लिस्ट में रखा। हम दो, इंडिया और पाकिस्तान, तो इमीडिएट हमसाए हैं और इंडिया और पाकिस्तान का आपस में अगर कोई तनाजा है तो वो तनाजा कश्मीर को लेकर है और जो कश्मीर का मसला है वो हल तलब है। और कश्मीर का मसला सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान का मसला नहीं है, ये एक इंटरनेशनल मसला है और कश्मीर की एक इंडिपेंडेंट जो है वो हैसियत है। और कश्मीरियों ने जो पाकिस्तान के साथ इलाक किया, या आज भी वो पाकिस्तान के लिए कश्मीरियों का दिल धड़कता है, तो उसकी वजह और उसका बैकग्राउंड है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। वो एक कलमे की ये बैकग्राउंड तो आप पढ़ाते हैं मुझे, ये बैकग्राउंड तो आप पढ़ा रहे हैं। नहीं, हम नहीं बनाते, ये कश्मीरियों की आवाज है। ये फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, ये सब कौन है? आप कहाँ रहते हैं पाकिस्तान में? मैं ये जानना चाह रही थी। रजा अमार जी, मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, लेकिन ये आवाज अनंतनाग इस्लामाबाद से आती है। अच्छा, नहीं सुनिए, पाकिस्तान से इस्लामाबाद संभालिए आप, अनंतनाग है वो, इस्लामाबाद आप संभालिए, ठीक है? अब सुनिए कश्मीरी की आवाज। अब मैं आपको कश्मीरी की आवाज सुनवाती हूँ। बड़े अच्छे तरीके से हिफाजत कर रहे हैं। रजा अमार, आप सुनिए ना, कश्मीरी की आवाज सुनिए। अभी कश्मीरी की बात कर रहे थे ना आप, सुननी चाहिए कश्मीरी की आवाज। सुनिए। और ये पता है किधर के कश्मीरी आपको पता है? ये उस कब्जे वाले कश्मीर के कश्मीरी जिस पर आप कब्जा जमा के बैठे हैं, वहां के कश्मीरी। अभी एक सेकंड रुक जाइए, अमजद अयूब मिर्जा, एक सेकंड रुक जाइए। कश्मीरी की बात कर रहे हैं ना अभी रजा अमार, अब उन्हें कश्मीरी की बात सुननी चाहिए। कौन से कश्मीर की? जो भारत का भी हिस्सा है और पाकिस्तान ने कब्जा जमा रखा है, जैसे कि अभी कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। अब सुनिए कश्मीरी क्या कहता है। हमारा इलाक हिंदुस्तान के साथ हुआ है, हमारा इलाक हिंदुस्तान के साथ हुआ 26 अक्टूबर 1947 को। उससे पहले 22 अक्टूबर 1947 को तुम्हारे इस नाजायज मुल्क ने
हमारे रियासत पे हमला करके कब्जा किया, और इस साल वो कब्जा हम छुड़ाएंगे और दुनिया देखेगी कि कैसे एक महकूम कौम अपने आप को आजाद करती है। तुम कहते हो हमने पाकिस्तान के साथ इलाहा किया, दस्तावेज कहाँ है? दिखाओ मुझे डॉक्यूमेंट। हमारे पास तो गूगल पे भी और हर जगह ये दस्तावेज मौजूद है जिसपे महाराजा हरि सिंह के, माउंटबेटन के और नेहरू के सबके दस्तखत मौजूद हैं कि हमने लीगली एक्सेशन किया है अब इंडिया के साथ। चलिए इनसे पूछ लेते हैं इनके दस्तावेज कहाँ है, कागज दिखाओ। रजा अमार कागज कहाँ है? मुसलमान हमेशा जो है ना, मुसलमान की तरवालें और उसके घोड़े तैयार रखने का हुक्म हमें हमारे कुरान ने, हमारे मजहब ने दिया है, तो हम बिल्कुल तैयार हैं। तो आप कह रहे हैं कि अमजद अय्यूब मिर्जा मुसलमान नहीं है? मैंने तो पहले भी ये बात की कि ये 71 से आप मजहब से ऊपर नहीं उठ पाते भैया, आप मजहब से ऊपर नहीं उठ पाते। एटमी ताकत है, आप ही एटमी ताकत है। अपने अवाम पर जरा सा गौर करें। इतना बड़ा इंडिया, आप ये देखें कि हिंदुओं के अलावा हिंदुस्तान में किसी और कौम को, किसी सिख को, किसी ईसाई को घोड़ों का जमाना नहीं रहा। तुम्हारे पास तो एक सेकंड रुकिएगा अमजद अय्यूब मिर्जा, अमजद अय्यूब मिर्जा एक सेकंड रुकिएगा। रजा अमार एक सेकंड प्लीज, आई वांट टू टॉक टू हिम। रजा अमार बोले, मैं सुन रहा हूँ। अहमदिया प्रेसिडेंट रहा है आपके यहाँ? कौन सा अहमदिया प्रेसिडेंट रहा है जी यहाँ पर? हाँ मैं पूछ रही हूँ आपसे। शिया प्रेसिडेंट बता दीजिए। चलिए नहीं कोई भी नहीं जी। कौन था अहमदिया प्रेसिडेंट? चलिए बताइए, बलूचिस्तान से प्रेसिडेंट बता दीजिए। बलूचिस्तान से प्रेसिडेंट बता दूं जो हिस्ट्री में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बना हो? हाँ मैं वही तो पूछ रही हूँ आपसे। माइनॉरिटी से एक प्रेसिडेंट बता दीजिए ना अपना। अभी बहुत लेक्चर दे रहे थे ना इंडिया को। माइनॉरिटी की बात करें, जरा से बताइए मुझे, जरा बताइए तो माइनॉरिटी से प्रेसिडेंट बताइए अपना एक नाम। माइनॉरिटी से एक और बात बता देता हूँ, बलूचिस्तान से जो चेयरमैन सेनेट है, माइनॉरिटी की बात कीजिए मुझसे, बता दीजिए बलूचिस्तान में तो आपकी फौज का क्या हाल हो रहा है दिखा रही हूँ मैं। बलूचिस्तान की तस्वीरें चल रही है। सादिक संजरानी, अरे सुनिए, बलूचिस्तान की तस्वीरें चल रही है। बलूचिस्तान की जो स्ट्रगल है उसके बारे में बात करने के लिए तारिक फतेह भी बैठे हैं। चेहरे की मुस्कुराहट उड़ जाएगी एकदम से। माइनॉरिटी से तो बताइए, माइनॉरिटी वो तो मुझे दिख रहा है बलूचिस्तान में, तो क्या जवाब मिल रहा है आपको? तस्वीरें देख रहे हैं हमारे दर्शक। बलूचिस्तान आप छोड़ दीजिए, माइनॉरिटी तो बताइए। माइनॉरिटी से कौन सा प्रेसिडेंट आपके यहाँ बना है? आपसे सवाल क्या पूछ रही हैं? आप जवाब दे रहे हैं, मैं पूछ रही हूँ हिस्ट्री का सवाल, जवाब दे रहे हैं मैथमेटिक्स में। अगर प्रेसिडेंट नहीं बना तो चेयरमैन सेनेट तो पाकिस्तान का जो है वो बलूचिस्तान से है, सादिक संजरानी उसका नाम है। सेकंड, माइनॉरिटी से पूछ रही हूँ, माइनॉरिटी में जवाब नहीं है? सुपीरियर हाउस है। नहीं, माइनॉरिटी से कोई प्रेसिडेंट नहीं बना पाए आप? अच्छा, माइनॉरिटी से जी हमारे चीफ जस्टिस भी रहे जी, राणा भगवान दास साहब जी, वो माइनॉरिटी से उनका ताल्लुक नहीं था। हाँ, तो माइनॉरिटी से आप क्या लेक्चर दे रहे थे इंडिया को? माइनॉरिटी से इंडिया को क्या लेक्चर दे रहे थे आप? अभी सिखों की बात कर रहे थे ना, पहले जाके पढ़िए, आज आपके लिए होमवर्क है। व्हाट्सएप पे मत पढ़िएगा, व्हाट्सएप पे मत पढ़िएगा, गूगल पे पढ़िएगा। आज मैं आपसे कह रही हूँ व्हाट्सएप ना पढ़िएगा, गूगल पढ़िएगा। सुनिए ध्यान से, पढ़िएगा। इंडिया के कितने सिख प्रेसिडेंट हुए, सिख प्राइम मिनिस्टर पढ़िएगा, और जो मिसाइल मैन है वो कौन है ये भी पढ़िएगा। ये आज आपके लिए होमवर्क है, और ये गूगल पे पढ़िएगा, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, व्हाट्सएप मत पढ़िएगा, क्योंकि व्हाट्सएप में तो आप 71 भी नहीं पढ़ते हैं। और अब जवाब लीजिए, बलूचिस्तान पे बहुत लेक्चर दे रहे थे मुझे, तारिक फतेह से जवाब ले लीजिए। ये बेचारे इतने अनपढ़ हैं पाकिस्तानी, इनको ये भी नहीं पता कि बलूचिस्तान की एम्बेसी थी कराची में मार्च 1948 तक। ये देखिए, अब इनसे कहे सुन लें, ये मिसेस कारदार जो हैं, कभी तो कुछ पढ़ लिया करो बेगम साहिबा, कुछ तो एक आध किताब उठा के ABCD जो बच्चों की आप कह रही थी, यूथ का बल्ज जो है वो वेपन है आपका, यूथ का बल्ज। ना खुदा दे वास्ते बस कर दो, माफ कर दो। इतनी हर वक्त पाकिस्तान को टारगेट करने के अलावा, पाकिस्तान के खिलाफ लॉबी करने के अलावा, पाकिस्तान की फौज को बुरा भला कहने के अलावा, आपकी किताब में लिखा है। आप उन लोगों को सेलिब्रेट करते हैं जिन्होंने लाहौर को लूटा। अब्दाली के नाम पे तो मिसाइल है आपका, आप ही की माँ बहनों को, बेटियों को जो उठा के ले गए, उनके नाम पे आप सेलिब्रेट कर रही हैं। शेमलेस पीपल,
वो मोदी की बात करें ना, जिसने मुसलमानों के गले काट दिए वहाँ गुजरात में एज चीफ मिनिस्टर, पहले उसकी बात करें ना। उसको आप फिक्र ना करें मुसलमानों की, आप अपनी फिक्र करें जो झूठे मुसलमान हैं, जो बात करते हैं इस्लाम की और हरकतें बिल्कुल उलट है उसके। आपने कभी किसी को पूछा है कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है? आपने इमाम हुसैन को मारा, आपने उमैयदों ने अब्बासियों को मारा, आपने यमन में आज 5 लाख मुसलमान मार दिए एक दूसरे से लड़के। आप क्या अल्लाह अल्लाह की और इस्लाम की और मुसलमान की बात करते हैं? सीरिया में 5 लाख मुसलमान मारा, किसने मारा? टर्की ने कुर्दों पे क्यों हमला किया हुआ है? आपने कैसे बलूचिस्तान पे हमला करके कब्जा किया? आप बताएं ना, आपका अल्लाह, आपका इस्लाम कहां चला जाता है? आपको सिर्फ उसी वक्त अच्छा लगता है जब आप लूट रहे हो और सबका खून पी रहे हो। शर्म नहीं आती आपको कि 10-10 लाख का पी रहे हैं? उनकी जान छोड़ दें खुदा के लिए, वहां पे इलेक्शन करवा लें, उनको दे दें खुदा के लिए। अपनी वहां पे जो 7 लाख फौज बिठाई हुई है ना, उसको निकाल दें वहां से। क्यों क्या मैं बात कर रहा हूँ? ना बच्चे वहाँ स्कूल जा सकते हैं, ना वहाँ अस्पताल जा सकते हैं, ना वहाँ पे आप इंटरनेट चलने देते हैं। क्यों आपने वहाँ पे तारीखी अब ये सब बातें पुरानी हो गई हैं, इतना आप इनको रिपीट कर चुके हैं ना, पुरानी हो चुकी है ये। कोई यकीन नहीं करता अब इस पर, कोई यकीन नहीं करता। सुनिए कश्मीरी, सुन लीजिए ध्यान से सुनिए। उज़्मा कारदार को जो दर्शक इस वक्त सुन रहे हो, उज़्मा कारदार कितना बड़ा झूठ बोल रही हैं, कितना बड़ा झूठ बोल रही हैं कि जो कश्मीरी ऑनलाइन है, जो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, वो उज़्मा कारदार ही बता सकती होंगी। फिर वो कोई स्पेशल सिग्नल होगा पाकिस्तान के पास जो ऑपरेट होता होगा और वहां से सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस दर्ज कराते होंगे जम्मू कश्मीर के बाशिंदे। वो पाकिस्तान के पास ही स्पेशल काबिलियत होगी या सैटेलाइट होगा ऐसा? अरे मैडम उज़्मा जी, ये सब पुरानी बातें हो गई मैम। अब डिबेट में कुछ नया सीख कर आइए मैम, डिबेट में नया सीख कर आइए। डॉक्यूमेंटेड है, एक चीज सोशल मीडिया पे आपको नजर आ जाएगी, कश्मीरी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। वही तो मैं हंसी आ रही है मुझे आपकी बातों पर, वही मुझे हंसी आ रही है आपकी बातों पर। सारी बातें बाहर निकल जाती हैं। बाहर निकल रही है मैम, बाहर निकल रही है, सब कुछ ऑनलाइन आ रहा है मैम, बाहर निकल के ऑनलाइन आ रहा है, वही ऑनलाइन आ रहा है, वही आपको कह रही हूँ। जरा जाइए पढ़िए, सुनिए, एक सेकेंड रुक जाइएगा। जेकेपी का ट्विटर हैंडल है, जरा सब देख लीजिए जाकर। वहां पर जो उमर अब्दुल्ला है, सुनिए, उमर अब्दुल्ला को जानती हैं आप? एक सेकंड मैडम, उमर अब्दुल्ला नाम सुना है? उमर अब्दुल्ला नाम सुना आपने? मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, आप उमर अब्दुल्ला को जानती या नहीं जानती? उज़्मा कारदार की आवाज कम करें प्लीज, विद हर परमिशन। उज़्मा जी, महबूबा मुफ्ती का नाम तो सुना होगा आपने? उज़्मा जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। महबूबा मुफ्ती का नाम सुना मैम? नहीं। महबूबा मुफ्ती का नाम सुना है, नहीं सुना? महबूबा मुफ्ती का नाम बिल्कुल सुना है भाई, आपने समझा क्या? हाँ, उमर अब्दुल्ला का नाम सुना है? आप सिर्फ दिमाग रखते नहीं मैम, उमर अब्दुल्ला का नाम सुना है? एक सेकंड, अरे मैम आप मोनोलॉग में न जाएं। उमर अब्दुल्ला का नाम सुना है? एक सेकंड, उमर अब्दुल्ला का नाम सुना है? अरे उज़्मा जी, उमर अब्दुल्ला का नाम सुना है? बिल्कुल, उमर अब्दुल्ला का भी नाम सुना है। हाँ, कौन थे? जो है वो हकीकत अब मान गए हैं, उनको पता लग गया। कौन है ये तो बता दीजिए मुझे, और क्या हुआ करते थे? एक सेकेंड, वो अपने तौबा ताइब हो गए हैं, उन्होंने कश्मीरियों से भी माफी मांगी है। किन्होंने माफी मांग ली है? किन्होंने? उमर अब्दुल्ला जो है वो, उनको मुझे पता है, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला जो है, उन सबको हम जानते हैं। बड़े अरसे उन्होंने आप लोगों का साथ दिया है, लेकिन अब वो भी मान गए हैं कि जितना जुल्म नहीं कौन क्या रहे वो जम्मू कश्मीर में, ये पूछ रही हूँ मैं आपसे। आप जानती तो हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया उन्होंने कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट सबसे वहां पर होल्ड किया था। अभी तक एक बार आपने जिक्र नहीं किया उस पोस्ट का। वहां पे प्रेसिडेंट थे ना वो, क्या भाई वहां पे आपने उनको जो एक जिसे कहते हैं अनफेयर एक ड्रामा करके, इलेक्शन करके उनको वहां का हेड बनाया हुआ था कश्मीर का। मैम थोड़ा सा आप होमवर्क करें। वैसे मैंने इन दोनों नामों का जिक्र इसलिए किया था, आप नहीं जानती उमर अब्दुल्ला कौन है? वो जम्मू कश्मीर के फॉर्मर सीएम है, फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं उमर अब्दुल्ला।
जी आप फारूक अब्दुल्ला, आप नहीं जानती उमर अब्दुल्ला का, मुझे पता था, इसीलिए मैं वो सवाल आपसे बार बार पूछ रही थी। सुनिए मैम, अब आपके लिए होमवर्क है, मुझे डिस्कशन क्लोज करना है, लेकिन आपके लिए होमवर्क है। आप कह रही थी इंटरनेट चलता नहीं है, मैंने दरअसल ये दोनों नाम इसलिए दिए थे ताकि जाकर आप इनके ट्विटर हैंडल चेक कर लें, ट्विटर हैंडल चेक कर लीजिएगा। कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में इंटरनेट नहीं चल रहा, सवाल का जवाब आपके मुंह पर होगा, सवाल का जवाब आपके मुंह पर होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना है, जल्द लौटेंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार पाकिस्तान को समझाते हुए ये कहा था कि चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का जो सपना वो अपने ही घर में सदा खरा होता है। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र ना खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ, और नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल ना इसका मोल लगाओ। लेकिन क्या कोई फर्क पड़ा? पाकिस्तान तब भी आतंक की नर्सरी कहा जाता था और आज भी आतंक उसका हथियार बना हुआ है। तो सोचिएगा जरूर, मेक इन पाकिस्तान आतंकवाद संयुक्त राष्ट्र तो रोक पाने से रहा, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की आवाजें पूरी दुनिया में सुनी और समझी जरूर जाती हैं। सो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जब बोलते हैं तो मंत्रमुग्ध होकर लोग सुनते हैं। जयशंकर की आवाज और उनके तर्क पाकिस्तान को आईना दिखाते हैं और दुनिया को सोचने पर विवश करते हैं कि आतंक की खेती के खिलाफ यूरोपीय देशों को भी बोलना होगा। सोचिएगा जरूर, एस जयशंकर ने सही कहा कि पाकिस्तान आतंक का एपिसेंटर है। भूकंप आते हैं तो अक्सर आप इस लफ्ज एपिसेंटर का जिक्र सुनते हैं, इस लफ्ज का, एपिसेंटर का, यानी वो केंद्र जहां से भूकंप की जानलेवा तरंगे पैदा होती हैं, उस केंद्र का पता चलता है। तो ये भी पता चलता है कि वो भूकंप कितना विनाशकारी है। आतंक का ये एपिसेंटर वाकई विनाशकारी है, भारत के लिए ही नहीं, खुद पाकिस्तान के लिए भी। मगर पाकिस्तान आखिर ये कब समझेगा? शायद कभी नहीं। खुद सोचिए, इस एपिसेंटर में 45 सक्रिय आतंकी संगठन हैं, 81 ऐसे आतंकी संगठन जिन पर पाबंदी लग चुकी है, लेकिन वो अब भी जिंदा हैं मुखौटे के साथ। कुछ और खबरें अब से थोड़ी देर बाद, लेकिन कसम संविधान की में फिलहाल इतना है।